जिस लड़के को मैं इतना पसंद करता था, इतना दिल से चाहता था, एट लास्ट उसने किसी लड़की से शादी कर ली। स्कूल की वॉशरूम में एक बार मेरे सीनियर्स ने अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ ना। तुम्हारी पसंद लड़कियों जैसी क्यों है? बोलते क्यों हो लड़की की तरह? लड़की हो तो चलो बिस्तर पे। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से मर चुका था और मुझे खुद के शरीर से घिन आने लगी थी। प्रेम नहीं देखता उम्र के रखे इन फासलों को। प्रेम नहीं जानता जाति धर्म या काले गोरे के भेद को। प्रेम नहीं समझता लड़का लड़की में कोई फर्क है। प्रेम नहीं मानता लिंग की किसी भी परिभाषा को। प्रेम तो बस होता है और जो सोच समझ कर किया जाए वो प्रेम ही किस काम का यार। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित सिंह है एंड आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, अ पोएट एंड अ स्टोरी टेलर। कहानियाँ और कविताएं लिखता हूँ और सुनाता हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने पीछे पलटूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और समझा है इस ज़िंदगी से। अगर आप एक लड़का हैं और एक लड़के से प्यार करते हैं, या आप एक लड़की हैं, एक लड़की से प्यार करते हैं, तो अक्सर आपको बहुत सारे समाज से तर्क मिलेंगे, हिदायतें मिलेंगी। क्या? ये तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ये तो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है। बड़े शहरों में चले गए हैं तो बदल गए हैं। मगर क्या ये सच है? सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर। मैं जब स्कूल में था ना, आई वॉज अराउंड इन क्लास 8th और क्लास 8th में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। एक बच्चे को शायद नहीं पता होता ये वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस क्या होता है, या होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है, उस वक्त LGBTQIA+ क्या होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम था। बस वो इमोशंस थे तो किसी लड़के के लिए थे। मेरी स्कूलिंग उन्नाव से हुई है। उन्नाव उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत पिछड़ी है। वहाँ होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी ये सब क्या होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। मालूम है तो बस प्रेम, प्रेम। प्रेम आपके अंदर अक्सर छुपी हुई सारी स्किल्स को जगा देता है। प्रेम ने मेरे भीतर कविता को जन्म दे दिया था। मैं हमेशा से उसको ये सब बातें बताना चाहता था, कितना पसंद करता हूँ उसे, कितना चाहता हूँ उसे सब कुछ बोलना चाहता था। मगर डर इसी बात का था कि वो एक लड़का है, वो मेरी बात को समझेगा या नहीं समझेगा। और हुआ भी यही। जिस दिन पहली बार मैंने अपनी फीलिंग्स उसको लिखकर भेजी एक कविता के तौर पर, ही सेड, हर्षित, मैं एक लड़का हूँ और उम्र में तुझसे 10 साल बड़ा हूँ। प्यार नहीं, ये पागलपन है, इसे भूल जाओ। प्यार आखिर पागलपन होता ही है। लेकिन उन दिनों ना खुदा मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान था। तो हुआ यूँ कि कुछ वक़्त बाद हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट के चलते हम बहुत अच्छे दोस्त थे। रिलेशनशिप में हम तकरीबन 3 साल रहे और उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो था। जब भी वो मेरे पास होता ना, वो मेरे साथ होता तो बाकी सब कुछ धुंधला जाता। बचपन में मेरे साथ और भी बहुत कुछ चल रहा था साथ में, मगर उसके सिवा मुझे कुछ दिखाई ही कहाँ देता। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी बुआ के साथ ना एक बार शॉपिंग करने के लिए गया था। शॉपिंग की दुकान पर जब हम बैठे तो शॉप वाले भैया ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मे बी उन्होंने लड़कियों के कपड़े दिखाना चालू कर दिया। मेरी बुआ ने जब बोला कि ये लड़की नहीं लड़का है, वहाँ पर जितने लोग खड़े थे ना सभी लोग मुझ पे हँस दिए। मैं बच्चा था, उनको जवाब देना चाहता था, मगर जवाब दे नहीं पाया। वो हँसे क्यों? स्कूल में मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स क्लास 11-12 तक, शायद स्कूलिंग का वो लास्ट फेज़ होता है, उस समय तक मुझे दीदी-दीदी बोलकर चिढ़ाते थे। आई नो दे आर चेंज्ड नाउ, उनकी मेंटालिटी बदल गई है। मगर उसका क्या जो मेरे सीने पर बोझ बन के मेरे साथ जुड़ गई है। स्कूल की दीवारें शायद अगर हम उनसे बात करें तो सबसे ज़्यादा दर्द आपको बताएँगी। स्कूल की दीवारें चीखती हैं, लेकिन वो चीखें उनकी बड़ी-बड़ी दीवारों से बाहर नहीं आती। सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट, अब्यूज़िंग, शेमिंग स्कूलों में होती है। मेरे साथ भी वही हुआ था। स्कूल की वॉशरूम में एक बार मेरे सीनियर्स ने अपना हाथ आज़माने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ ना।
खैर, ये सब कुछ चल रहा था, मगर मेरे साथ तो मेरा प्रेम था। तो जो कुछ भी होता पूरे दिन, मैं जाकर शाम को उससे कॉल पर सब कुछ बता देता और खुद को हल्का पाता, क्योंकि कोई नहीं था ना, वही था जो कुछ था। उसके सामने कोई पर्दा नहीं था, बातों का कोई बवंडर नहीं होता था। मगर एक दिन उसकी भी शादी हो गई, एक लड़की से। मगर शादी की कस्में तो हमने खाई थी ना, शायद घर तो हमें बनाना था ना। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इन सब जगह उससे शादी करने की मन्नत तो मैंने मांगी थी ना, उसका क्या? वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मगर उस वक्त मेरी ज़िंदगी में मैं हिल गया था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं बचा था तब। अब मेरे ऊपर सिर्फ उसका जाना ही नहीं, जो भी शेमिंग मेरे साथ हुई थी वो सारी हावी हो गई थी और मुझे वो दबा रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से मर चुका था और मुझे खुद के शरीर से घिन आने लगी थी। कितना गलत है ये। कभी-कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि इसको ख़त्म ही कर दूँ। मगर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो फ़रिश्ते बनकर आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी 2 फ़रिश्ते रहे हैं, मेरे दादा-दादी। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सँभाला उस वक़्त, शायद उनको नहीं पता था मेरी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, दे डोंट नो अबाउट LGBTQIA+, बट उनको ये पता था कि मैं परेशान हूँ। उनकी सीख, उनकी नसीहतें मुझे कहीं न कहीं सँभाल रही थीं और उन्हीं दिनों मेरी दादी ने मेरी ज़िंदगी में डिस्कवर की दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जो आपको फेमिनिज़्म, व्हाट फेमिनिटी इज़, नारी तत्व, स्त्री तत्व क्या है, वो आपको अच्छे से समझा सकता है। और एक दिन मेरी दादी मुझसे बोल पड़ी कि अब मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे पाठ पढ़ के सुनाओ। और मैंने एक दिन वो पाठ उनको पढ़ के सुनाया और आज तक मैं हर रोज़ उसे पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने भीतर उस छुपे नारी तत्व को, इस उस स्त्री तत्व को पहचान लिया है, उसे अपना लिया है। तो जो लोग मुझे लड़की बोलकर मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मेरी इंसल्ट करते थे, अब मुझे वो मज़ाक एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लगने लगा है। क्योंकि मैं अब वो नारी तत्व समझ चुका हूँ। असल मायने में वो है क्या, वो जान चुका हूँ। अगर कोई आपके आस-पास ऐसी सोच रखता है कि वो लड़की बोलकर किसी का मज़ाक उड़ाएगा, इसका मतलब उसकी सोच आज भी उतनी ही गिरी हुई है कि लड़की उसके लिए आज भी एक मज़ाक है। इस बात को समझिए और इसके लिए स्टैंड लीजिए। तो मेरी दादा-दादी के साथ मेरा कुछ ऐसा बॉन्ड रहा। जब मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, उस वक़्त दादा-दादी ने मुझे इस तरह से सँभाला। कविताएँ लिखना, कहानियाँ लिखना मुझे हमेशा से पसंद था, मगर सुनाना नहीं। उन दिनों मुझे लगा कि सिर्फ़ लिखना काफ़ी नहीं है, खुलकर बोलना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने स्टेज पे आकर कहानियाँ और कविताएँ सुनाना चालू कर दिया। आई स्टार्टेड स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड आर्ट फॉर्म हिंदुस्तान के लिए बहुत नया है। ये आर्ट फॉर्म बहुत पुराना नहीं है, लेकिन शायद ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। आप कैसे भी हैं, आपको खुलकर अपनाता है, क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। आप आज़ाद हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए। स्पोकन वर्ड मैं कर ही रहा था, बट स्टिल अभी तक मैंने किसी के सामने आज की भाषा में कहते हैं ना कम आउट, बट कम आउट शायद मेरी ज़िंदगी में कम आउट एक ही बार हुआ है, जब मैं पैदा हुआ था। कम आउट जैसा कोई शब्द नहीं होता, उसके बाद सिर्फ आपकी कहानी के किस्से और हिस्से होते हैं। तो आई डिसाइडेड कि ये जो मेरी छाती पर बोझ बन के अब तक रखा हुआ है ना, इसे मुझे निकालना है। और स्टेज से बेहतर घर इस बात को निकालने के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेज, माइक, मेरी डायरी, मेरी कलम, इन्हीं ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। और मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ अपनी प्रेम कहानी, अपनी लव स्टोरी को दुनिया के सामने खुलकर बताया पहली बार। उस वक्त तक मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता थी। हाँ, मजाक किया होगा, मगर सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता थी। उस दिन उस बड़े से हॉल में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला और मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिली। कला के लिए, कला की रिस्पेक्ट के लिए। मैंने उस दिन खुद को खुलकर अपनाया था उसके लिए। मगर जब ये वीडियो इंटरनेट पर आई, उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा सोशल ट्रोलिंग, सोशल बुलिंग जिसे कहते हैं, वो मिला।
शेमिंग क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन खुद को खुलकर अपनाया था। उस दिन जैसे मैं बन संवर के गया था ना, उस दिन शायद मैंने वो हर चीज़ की थी जो मुझे करना पसंद है। मैंने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, मैंने अपने बालों में फूल लगाया था, मैंने मेकअप किया था। आई वॉज सो मीन। मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा था, मैं किससे प्यार करता हूँ ये खुलकर बता रहा था, और यही सोसाइटी को खल गया। इतनी सोशल बुलिंग, इतनी ट्रोलिंग शायद आज से 3 साल पहले मुझे मिली होती ना, तो फिर से मैं खुद के शरीर पर डाउट करता, उस पर घिन करता। मगर मेरी कला ने मुझे इतना संभाल लिया है ना कि अब मुझे वो बुलिंग नहीं लगती। अब मुझे उन लोगों पे तरस आता है, उन लोगों पे दया आती है। इसके साथ साथ मैंने स्पोकन वर्ड में एक बदलाव लाने की कोशिश की। मैंने स्पोकन माइक, ओपन माइक फॉर द LGBTQIA कम्युनिटी पीपल, फॉर द ट्रांस पीपल मैंने करने चालू किए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्पोकन वर्ड प्लेटफॉर्म्स को मैंने रीच आउट किया और उनके साथ मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। क्योंकि जितना हल्का खुद को मैं पा रहा था, मैं चाहता था कि दुनिया का हर एक हर्षित जो इन सब कहानियों से जूझ रहा है, भीतर उसको दबाए पड़ा है, वो सब आए और स्टेज पे आकर निकालें। वो देखें कि स्टेज आपको कितना हल्का कर देता है, कितना मजबूत बनाता है। कला, आपकी कला हमेशा आपके साथ रहती है। एक ऐसा वक्त था जब मैं इतनी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा था, और एक वक्त ऐसा भी आया कि हिंदुस्तान की सबसे पहली मेंटल हेल्थ मैगज़ीन ने मुझे फ़ीचर किया, और आज तक मैं उनके लिए लिखता हूँ। मेरे आर्टिकल्स उनके लिए मैं खुलकर लिखता हूँ, अपनी बातों को खुलकर लिख पाता हूँ। जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, या आपके साथ सोसाइटी क्या कुछ कर रही है, इन सब चीज़ों को पन्नों पर लिख देते हैं या अपनों से साझा करते हैं, वो घर आपका दोस्त भी हो सकता है, वो घर आपकी कलम और आपकी डायरी भी हो सकती है, वो ये स्टेज भी हो सकता है और माइक भी हो सकता है। आप आइए, खुद को हल्का कीजिए, जो छाती पर बोझ रखा है उसे निकालिए। अगर आपको सोशल मीडिया ट्रोलिंग मिलती है, लोगों से बहुत नेगेटिव कमेंट्स और बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, इसे नकारात्मक ना लेके इसे आप मजबूती के साथ इसे पॉजिटिवली लें। यह आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। जब मुझे सोशल मीडिया ट्रोलिंग मिली तो मैंने अपने दोस्तों को वो चीज़ें भेजी कि देखो, ये सिर्फ स्क्रीन के इस पार नहीं होता, स्क्रीन के उस पार भी होता है। शायद दैट वाज द टाइम जब मैं लोगों को दिखा सकता था कि देखो, इतना खतरनाक है ये, इतना कुछ होता है। और शायद मेरे अपनों ने ये बात समझी भी, और उन्होंने उसके लिए स्टैंड भी लिया, और मैंने खुद के लिए तो स्टैंड लिया ही। आपकी कला कुछ भी हो सकती है। आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी कला वो होती है। आपकी कला वो होती है जो आपके पास कुछ नहीं होता, आपकी कला आपको तब संभालती है। अपनी कला से इतना प्रेम करो कि ज़िंदगी में जब तुम्हें कुछ भी ना मिले, तब तुम्हारे दिल में तुमको कला मिले। जब ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी ठिकाना ना मिले, तब तुम्हारी कला में तुमको तुम्हारा घर मिले। इस मतलबी सी दुनिया में जब तुम्हारा नाम कोई भी ना ले रहा हो, तब तुम्हारी इस कला में तुमको तुम्हारा रब मिले। कला से जितना प्यार करोगे, कला से जितना प्यार करोगे, उसको जितना सम्मान दोगे, कला भी बदले में ठीक उतना ही देगी। जब तुम्हारी ज़िंदगी की पतंग फीकी पड़ने लगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी की पतंग की डोर हाथ से छूटने लगे, तब तुम्हारी कला में तुमको तुम्हारा प्रेमी मिले, तब तुम्हारी कला में तुमको तुम्हारा घर मिले। शुक्रिया। अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए, और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।